and यहाँ पे जो फ्रेम यूज करने वाला हूँ वो है ZMR 250 फ्रेम। ये है टॉप प्लेट। यहाँ पे आपको 4 आर्म्स को लगा लेना है। वाले हैं मोटर्स रेडी टू स्काई के 2300 kV के मोटर्स। ये काफ़ी सस्ते हैं, बजट के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 मोटर्स चाहिए, 2 क्लॉकवाइज 2 काउंटर क्लॉकवाइज। और इस मोटर को हम लोग यहाँ पे फ्रेम में माउंट कर लेंगे। पहला वाला मोटर है ये आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, सेकेंड वाला जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। ये आपका बेसिक है, ठीक है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। और थर्ड वाला जो है ये भी काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा और फोर्थ वाला जो है क्लॉकवाइज घूमेगा, इसको आप याद रखिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाला SPDB का F405V3 स्टैक। ये है 50 एम्पेयर का ESC। और यहाँ पे जो है आपको ESC को सोल्डर करना है, मतलब मोटर्स को सोल्डर करना है। ये तो ESC हो गया। यहाँ पे जो है M1 का जो मोटर है, यहाँ पे आपको यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पे आपको तीनों वायर को यहाँ पे सोल्डर करना है। बीच वाला जो है सिग्नल है, ये M2 के मोटर्स यहाँ पे सोल्डर होंगे, यहाँ पे M3 के मोटर्स सोल्डर होंगे और यहाँ पे M4 के मोटर्स सोल्डर होंगे। और ये है कैपेसिटर। रेड जो है आपको पॉजिटिव में सोल्डर करना है और निगेटिव का देखिए ये सिंबल बना हुआ, ये आपको हमेशा निगेटिव में सोल्डर करना है, इसमें आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद हम आपको दिखा दूँ कि जो एक्सटी कनेक्टर होता है उसको भी आपको सही से करना है। रेड वायर को रेड में कनेक्ट करिए और ब्लैक को ब्लैक में करना है। अगर आपने ये गलती किया तो आपका ESC खराब भी हो सकता है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये है SPDB का F405 फ्लाइट कंट्रोलर। ये काफ़ी अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर है, आपके बजट के अंदर का फ्लाइट कंट्रोलर। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका परचेस लिंक दे दूंगा। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो ऊपर का सेक्शन है ये रिसीवर का सेक्शन है, यहाँ पे रिसीवर्स के कनेक्शन लगेंगे। ये जो है ये कैमरा का सेक्शन है, ये जो है GPS का सेक्शन है और ये जो है VTX का सेक्शन है। के ऊपर में जो है ESC से फ्लाइट कंट्रोलर का कनेक्शंस आपको करना है। इसके लिए एक वायर मिलता है, ग्राउंड 5 वोल्ट, ESC 1 2 3 4 टेलीमेट्री, और टेलीमेट्री होता है। ये जो वायर से इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये कनेक्शंस, ये जो वायर है इसके साथ ही आता है, इसको आपको कनेक्ट कर लेना है ग्राउंड में। ब्लैक जो वायर है वो ग्राउंड में होगा, पॉजिटिव 5 वोल्ट, और 1 2 जो है वो ESC का 1 2 3 4, उसके बाद आपका करंट का है और उसके बाद टेलीमेट्री है। तो इसको आपको ESC में ठीक ब्लैक को ब्लैक में कनेक्ट करना है। मतलब अगर आपने ये कनेक्शन गलत किए, यहाँ देखिए सिंबल को आप देख लीजिए, निगेटिव पॉजिटिव 1 2 3 4 करंट टेलीमेट्री। तो निगेटिव जो है, तो निगेटिव में आपको हमेशा ब्लैक वायर को लगाना है, ठीक है। तो फ्लाइट कंट्रोलर का निगेटिव और ESC का नेगेटिव में ही आपको कनेक्ट करना है, कहीं इधर उधर कनेक्ट मत करिए, नहीं तो आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो ख़राब भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ESC हमने माउंट कर दिया और अब हम लोग सोल्डर करते हैं मोटर 1 को। मोटर 1 को आप कोई भी वायर को ले लीजिए, बस आपके मोटर का जो बीच वाला वायर है जो उसको आपको बीच वाले ESC में लगाना है, जो कि सिग्नल वायर है, ठीक है। बाकी आप बाद में सॉफ्टवेयर में आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप M2 के मोटर्स को आप ESC के M2 में लगाएंगे। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मोटर का जो बीच वाला वायर है उसको हमेशा ESC के बीच वाले पैड में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने XT कनेक्टर को नहीं लगाया था, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव में XT कनेक्टर और नेगेटिव में
एक्सटी कनेक्टर लगा लूँगा। अब मैं M3 के मोटर्स को यहाँ पे सोल्डर कर रहा हूँ। आपको भी इस तरीके से सोल्डर कर लेना। सोल्डरिंग आपको काफ़ी क्लीन करना है, क्योंकि अगर आपने सोल्डरिंग अच्छे से नहीं किया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे मैंने M4 का भी कनेक्शंस कर दिया है, ठीक है। आपको भी इस तरीके से कर लेना है। देखिए काफ़ी क्लीन है और आपको भी इस तरीके से अच्छे से सोल्डर कर लेना है और आप फ्लक्स का भी यूज़ करिएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर है। फ्लाइट कंट्रोलर को हम इसके ऊपर लगा लेंगे और फ्रंट डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है जिप टाई की मदद से और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए M1 का ये हो गया, M2 का कनेक्शंस हो गया और उसके बाद ये हो गया M3 का हो गया और यहाँ पे M4 का कनेक्शंस हो गए हैं। और ये देखिए आपको इस तरीके से क्लीन सोल्डरिंग करना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे जो ये वायर है यहाँ पे हम लोग को फ्लाइट कंट्रोलर को कनेक्ट करना है। तो फ्लाइट कंट्रोलर में आप सबसे पहले फ्रंट डायरेक्शन को देखिए। फ्रंट डायरेक्शन किस तरफ है, तो ये देखिए ये है फ्रंट डायरेक्शन। यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, यही है फ्रंट डायरेक्शन। इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, और ESC को फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कनेक्शंस कर लिए हैं। आपको ये कनेक्शंस बिल्कुल सही करने हैं। और उसके बाद आपको मैं एक बार मोटर्स को वापस से आपको याद दिला देता हूँ कि M1 जो है ये है क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, M1। और उसके बाद ये हो गया M2 के लिए हो गया जो कि होगा काउंटर क्लॉकवाइज होगा। और उसके बाद M3 जो है ये भी आपका काउंटर क्लॉकवाइज होगा और जो M4 है ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि M4 और M1 जो है क्लॉकवाइज होगा और यहाँ पे जो है ये M2 और M3 जो है काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो ट्रांसमीटर यूज़ करने वाला वो है रेडियो मास्टर का पॉकेट ELRS वर्जन। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका परचेस लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रिसीवर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है RP1 ELRS रिसीवर। यहाँ पे जो है ये काफ़ी अच्छा रिसीवर है और यहाँ पे 4 कनेक्शंस होते हैं, निगेटिव, 5 वोल्ट, TX और RX। मैं इसका कनेक्शन डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप फ्लाइट कंट्रोलर में किस तरीके से कनेक्शन करेंगे उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये फ्लाइट कंट्रोलर थोड़ा पुराना होने की वजह से आपको कनेक्शंस दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो देखिए मैंने ब्लैक को 5 वोल्ट और रेड को क्या बोलते हैं, ब्लैक को ग्राउंड में 5 वोल्ट रेड और TX और RX को मैंने कनेक्शंस कर दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो ब्लैक वायर है ये 5 वोल्ट का कनेक्शन है, उस क्या बोलते हैं ग्राउंड है। उसके बाद रेड जो है 5 वोल्ट है और उसके बाद TX और RX को मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो आपको इस PDB के मैनुअल में आपको डायग्राम मिल जाएगा, लेकिन आपको ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट करना है, ठीक है। रिसीवर के जो ग्राउंड वायर है इसको आपको ग्राउंड में कनेक्ट करना है। 5 वोल्ट को आपको 4.5 वोल्ट में कनेक्ट करना है। और ये देखिए यहाँ पे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ग्राउंड को कनेक्ट कर रहा हूँ। जो रिसीवर का जो ग्राउंड है ये ELRS रिसीवर है, इसके ग्राउंड को मैं फ्लाइट कंट्रोलर के ग्राउंड में कनेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने कनेक्शंस कर दिए हैं। यहाँ पे जो है रिसीवर का जो है ग्राउंड है मैंने ग्राउंड में किया है, 5 वोल्ट जो है मैंने किया है 4.5 वोल्ट में, और RX को कनेक्ट किया है T3 में और TX को किया है R3 में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कनेक्शंस कर लेने। ये ग्राउंड का कनेक्शन हो गया, इसके बाद 5 वोल्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे TX का कनेक्शन किया R3 में और RX का कनेक्शन किया है T3 में। आप यहाँ जो है ये होने के बाद आप अपने जो रिसीवर है इसको आप हीट सिंक के थ्रू भी अच्छे से इसको वो कर लीजिएगा, पेस्ट कर लीजिए, ताकि आपको जो रिसीवर है, रिसीवर का मेन है कि अगर आपका रिसीवर सिग्नल लॉस हुआ तो आपका फेल सेफ में चला जाएगा, और अगर आपके पास GPS नहीं होगा तो आपका ड्रोन जो है सीधा क्रैश होगा। तो आपको रिसीवर का कनेक्शन बिल्कुल सही करना है। ये चारों के चारों को मैंने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई भी कनेक्शन गलत नहीं करने हैं। अगर आपने कोई भी कनेक्शन गलत किया तो आपका रिसीवर ख़राब हो सकता है, तो इसको काफ़ी ध्यान रखिए। और रिसीवर कनेक्ट होने के बाद मैंने इसको ऑलरेडी फ्लैश कर लिया है और ट्रांसमीटर के साथ बाइंड कर लिया। इसका वीडियो मेरे चैनल पर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम लोग इसको पावर देंगे। पावर दे के देखते हैं कि रिसीवर में लाइट ब्लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रिसीवर में पावर आ रहा है, मतलब जो कनेक्शन है वो सही है, पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन सही है।
और अब हम लोग इसमें ट्रांसमीटर को ऑन करेंगे और ट्रांसमीटर को देखेंगे कि अगर ये रिसीवर के साथ बाइंड हो जाता है तो ये सॉलिड ग्रीन ब्लिंक होना चाहिए। थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं कि ये बाइंड होता है कि नहीं होता है। तो एक बार वापस से मैं बैटरी खोल के वापस से लगा रहा हूँ और इस बार देखिए सॉलिड ग्रीन ब्लिंक हो गया है और रिसीवर में क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर में रिसीवर का सिग्नल आ गया है। इसका मतलब ये बाइंड हो चुका है। यहाँ पे जो कैमरा यूज़ कर रहा है ये फॉक्सर मिनी कैट 3 है। इसका तीन कनेक्शन होते हैं, VCC और ये ग्राउंड और VID। यहाँ पे जो VID है वो कैम होगा, ग्राउंड को ग्राउंड में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट करना है। सिर्फ 3 वायर को कनेक्शंस आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे जो GPS यूज़ कर रहा हूँ ये है गैप RC का M10DQ। यहाँ पे भी 6 कनेक्शंस है। इसको आपको फ्लाइट कंट्रोलर में कनेक्ट करना है। इसके साथ ये वायर आता है, ग्राउंड, पॉजिटिव और RX, TX, SCL और SDA 6 कनेक्शन से। चार कनेक्शन वाला लेते हैं और उसमें आपको पोजीशन होल्ड का सुविधा नहीं मिलता है, ठीक है। ट्राई करें कि 6 कनेक्शंस वाले ले। ये लेटेस्ट वाला है गैप RC की तरफ से जिसमें 6 कनेक्शन है, SCL और ये है SDA का पैड, ये SCL का पैड है। उसके बाद ये 4.5 यहाँ 5 वोल्ट का कनेक्शन होगा, ग्राउंड का कनेक्शन होगा और TX और RX। तो इसका मैनुअल में आप जो डायग्राम है उसके थ्रू आप कनेक्शंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कनेक्शंस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शंस कर लिया है और अब इसको पावर दे के देखते हैं कि इसमें देखिए पावर देने के बाद यहाँ पे GPS में लाइट जल चुका है, मतलब मेरा कनेक्शन बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो VTX हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो iFlight सक्सेस 600 मेगावाट का VTX है। ये भी काफ़ी अच्छा है स्मॉल रेंज के लिए। आपको थोड़ा अगर आपको हाई रेंज चाहिए तो आपको TVS यूनिफाइड HV32 VTX लेना है, जो कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। इस VTX का रेंज थोड़ा कम होगा। इसमें 4 कनेक्शंस होते हैं। इस VTX में 4 कनेक्शंस होते हैं, VID, ग्राउंड, 5 वोल्ट एंड RX। तो इसको आपको कनेक्शंस करने हैं। यहाँ पे देखिए फ्लाइट कंट्रोलर में भी आपको 4 मिलेंगे। एक तो हो गया कि आप 5 वोल्ट को 5 वोल्ट में, ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे और VID को VTX में कनेक्ट करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो फ्लाइट कंट्रोलर आप मैनुअल में भी जाके आप डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही कनेक्शन करिए। आप ऐसा ना हो कि VTX आपका 5 वोल्ट है तो आप 9 वोल्ट में कनेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड को VTX VID जो है VTX में होगा और RX को आपको T1 में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं मैनुअल को देख के यहाँ पे कनेक्शंस कर लेता हूँ। आपका अगर VTX 5 वोल्ट का है तो आपको 5 वोल्ट में कनेक्ट करना है, ग्राउंड को ग्राउंड में और VID को VTX में और RX को आपको T3 में कनेक्ट करना है। तो देखिए ये 4 वायर्स आते हैं। हर VTX में आपको 4 वायर्स मिलेंगे। आपको इसी तरीके से 4 वायर को कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो रेड वाला है ये 5 वोल्ट के लिए है। तो मैं इसको कनेक्शंस कर लेता हूँ मैनुअल के थ्रू। आप भी ये कनेक्शंस कर लीजिए। अगर आपको कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा कनेक्शंस हो चुका है और मेरा ड्रोन कुछ इस तरीके से दिख रहा है आफ्टर कनेक्टिंग ऑल कंपोनेंट्स। तो मेरे पास ये 3D प्रिंटेड ZMR के कुछ पार्ट्स थे तो मैंने इसको लगा लिया कैमरा के लिए। तो अभी हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ आ गए हैं। प्रोग्रामिंग के लिए बेटाफ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया। अगर आपको ड्राइवर का इशू हो रहा है तो आप
यहाँ पे कुछ ड्राइवर्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ़्लाइट कंट्रोलर को फ्लैश करेंगे, उसके लिए हम लोग फार्मवेयर फ्लैशर में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर चुके हैं, ऑटो डिटेक्ट हो चुका है SPDB का F405V3 और हम लोग लेटेस्ट फार्मवेयर को चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग लोड फार्मवेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेट कनेक्शन आपका बिल्कुल सही होना है और उसके बाद ये डाउनलोड होने के बाद आप हम लोग को सिंपली फ्लैश फार्मवेयर पे क्लिक कर देना है। लेकिन आपके फ़्लाइट कंट्रोलर को पहले DFU मोड में होना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है इम्पल्स RC। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक दे दूँगा। इसको रन कराते ही आपका जो फ़्लाइट कंट्रोलर है वो DFU मोड में चला जाएगा। DFU मोड होने के बाद ही आप अपने फ़्लाइट कंट्रोलर को फ्लैश कर सकते हैं। DFU हो जाने के बाद जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं STM32 बूट लोडर DFU मोड में चला गया है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्लैश फार्मवेयर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लैश फार्मवेयर पे क्लिक कर दिया है और ये इरेज होके फ्लैश हो जाएगा। आपको लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे मिल जाएगा। आपका नेट के हिसाब से ये टाइम लेगा। मैं भी आपको यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना टाइम लेता है इरेज होने के बाद ये फ्लैश होने में। फ्लैश होने के बाद आपको अगर फ्लैशिंग में कोई दिक्कत हो रहा है, अगर आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने में दिक्कत हो रहा है या फिर आपका फ़्लाइट कंट्रोलर अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको जो वेलकम पेज है वहाँ पे कुछ ड्राइवर्स है, उन ड्राइवर्स को इंस्टॉल करके एक बार चेक कर लेना है। और अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो ये फ्लैश हो रहा है। फ्लैश होने के बाद यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है 4.4.3 ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद हम लोग सिंपली वेलकम पेज में जाके इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ड्रोन आ चुका है। मैंने ड्रोन को अपने पीसी में कनेक्ट कर लिया। अभी तक मैंने इसमें बैटरी नहीं लगाया था और अभी बैटरी लगा चुका हूँ। बैटरी लगाने के बाद आपको सबसे पहले सेटअप पेज मिलेगा। सबसे सेटअप पेज में कैलिब्रेशन एक्सेलेरोमीटर पे आपको क्लिक करना है ड्रोन को फ्लैट सरफेस पे रख के, ठीक है। उसके बाद हम लोग पोर्ट्स में जाएंगे। पोर्ट्स में जाने के बाद आपको रिसीवर आपने किस में इंस्टॉल किया, UART2 में किया है तो उसको आपको अनेबल करना है। उसका GPS आपने UART6 में किया है तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। तो आपको UART6 में आपका GPS लगा हुआ है तो आप GPS को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप ये जो मैंने 57600 इसको रखा है इसको सिलेक्ट करने का सेव एंड रिबूट कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा देर के बाद आपको GPS का सिग्नल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए GPS का सिग्नल आ चुका है। उसके बाद हम लोग VTX को सिलेक्ट करेंगे। VTX हमने UART1 में लगाया इसीलिए VTX IRC टर्म को सिलेक्ट करके सेव एंड रिबूट कर देंगे और हम लोग का VTX यहाँ पे सेव हो जाएगा। लेकिन VTX का प्रोसेस थोड़ा आगे है, इसको आपको यहाँ पे टेबल को भी इंस्टॉल करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन पेज में हम लोग आ चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा टाइम ले रहा है ये नेट के हिसाब से, मेरा नेट थोड़ा स्लो है। तो ये पेज खुल चुका है। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है देखिए, आप अपने चैनल आप यहाँ पे क्राफ्ट नेम डाल सकते हैं, आप कोई भी कस्टम एक नाम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम डाल रहा हूँ। पायलट नेम को भी आप कस्टमाइज़ कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम को डाल चुका हूँ। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे इन फ्लाइट एक्सेल कैलिब्रेशन इसको अनेबल करना है और OSD आपका अनेबल रहेगा और एयर मोड को आपको अनेबल करके रखना है, ठीक है। उसका GPS आपने लगाया तो GPS को अनेबल कर लीजिए और राइट साइड में यहाँ पे देखिए जो GPS है यहाँ पे U ब्लॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है प्रोटोकॉल और ऑटो बैंड को भी आप अनेबल कर सकते हैं और ग्राउंड असिस्टेंट टाइप को आप नन ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप राइट साइड में जो जो दिखाई दे रहा है आप उसको अपने हिसाब से अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ RX लॉस्ट को अनेबल कर रहा हूँ, RX सेट को अनेबल करके सेव एंड रिबूट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा 3 चीज़ हो चुका है, सेटअप हो चुका है, पोर्ट्स हो चुका है, कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब मैं पावर्स एंड बैटरी में यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, ये डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। फेल सेफ में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ड्रॉप, लैंड या फिर GPS रेस्क्यू। यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा GPS रेस्क्यू।
अक्सर लोग पूछते हैं जीपीएस रेस्क्यू और फेल सेफ में क्या डिफरेंस है। फेल सेफ तभी होगा जब आपका ट्रांसमीटर से रिसीवर का सिग्नल कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेटअप मैंने किए हैं वही सेटअप आपको भी करना है। आपको यहाँ पे देखिए एल्टीट्यूड मोड, यहाँ पे 3 मोड्स मिल रहे हैं, एक तो मैक्सिमम, एक थे करेंट और एक थे फिक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम एल्टीट्यूड को चूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको जीपीएस रेस्क्यू में कुछ पूछना है तो आप इसको वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्टिकुलरली उसके बारे में बता दूंगा। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम को चूज़ किया है और सैनिटरी चेक को हमने फेल सेफ ओनली करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन से करेंट भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैक्सिमम भी चूज़ कर सकते हैं और या फिर फिक्स एल्टीट्यूड भी चूज़ कर सकते हैं। फिक्स एल्टीट्यूड उसके लिए होता है जो कि इनिशियल एल्टीट्यूड मीटर होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 20 मीटर रखा है, तो ड्रोन जो है अगर आप फिक्स एल्टीट्यूड पे रखेंगे तो ड्रोन जो है उस एल्टीट्यूड तक जाएगा, 20 मीटर जाने के बाद वापस होम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने करेंट एल्टीट्यूड इसीलिए रखा है ताकि ड्रोन जहाँ पे उड़ रहा है वहीं से वो आरटीएल हो जाए। उसके बाद हम लोग सेव एंड रिबूट करेंगे। तो फेल सेफ में आपको बस इतना ही करना है। यहाँ पे सब सेटिंग्स जैसे मैंने की है वैसे कर सकते। आप मिनिमम सैटेलाइट का कनेक्शंस यहाँ पे आपको 8 रखना है, ठीक है। मिनिमम सैटेलाइट आप उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मिनिमम सैटेलाइट 8 है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्रोन आर्म नहीं हो रहा है तो आप इसको अलाउ, यहाँ पे अलाउ आर्मिंग विदाउट फिक्स को आप अनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसको आप अनेबल करते ही आपको जीपीएस रेस्क्यू काम नहीं करेगा, लेकिन आपका ड्रोन आर्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रेजेंस में आपको कुछ नहीं करना है, पीआईडी ट्यूनिंग में कुछ नहीं करना है। उसके बाद रिसीवर में चलते हैं। रिसीवर में मेरा ट्रांसमीटर को ऑन करना होगा और ऑन करते ही यहाँ पे मेरा ELR से रिसीवर है, इसलिए मैंने CRSF प्रोटोकॉल को चूज़ किया और मैं जैसे ही ट्रांसमीटर को ऑन करूँगा यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसमीटर को ऑन किया है और मेरा स्टिक का मूवमेंट यहाँ पे शो करेगा ये रिसीवर टैब में। अगर आपको रिसीवर टैब में आपका ट्रांसमीटर का स्टिक शो नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैंने सेव एंड रिबूट किया है और जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसको मैंने पावर दिया है बैटरी से, ताकि रिसीवर का जो बाइंडिंग है वो रिसीवर भी बाइंड हो जाए ट्रांसमीटर के साथ, ठीक है। पहले बाइंड नहीं हुआ था जिसकी वजह से मेरा ट्रांसमीटर का स्टिक यहाँ पे शो नहीं कर रहा था। तो जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट किया है और अब मैं ट्रांसमीटर का स्टिक को मूव करूँगा तो मेरा जो ट्रांसमीटर का स्टिक का मूवमेंट है वो इस सॉफ्टवेयर में शो करेगा, ठीक है। तो देखिए ये थ्रोटल का स्टिक है, ये चैनल 2 हो गया, चैनल 1 हो गया, रोल पिच थ्रोटल यो, ये चैनल 5 हो गया। आर्म डिसआर्म के लिए मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, तो ये भी मेरा वर्क कर रहा है। चैनल 6 ये हो गया, मैं जीपीएस रेस्क्यू के लिए इसको यूज़ करने वाला हूँ, 3 मोड स्विच है। उसके बाद यहाँ पे मैं पोजीशन के लिए फ्लाइट मोड्स के लिए इसको यूज़ करने वाला हूँ, एक्रो, एंगल, हॉरिजन। और उसके बाद ये बीपर मोड के लिए मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ चैनल 8 को, ठीक है, 5, 6, 7, 8। तो इन 8 मोड को हम लोग 8 जो चैनल्स है इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। टेलीमेट्री को हम लोग आउटपुट को अनेबल करके सेव एंड रिबूट कर देंगे, ताकि हम लोग को जो टेलीमेट्री का डाटा है वो अपने रेडियो में मिलते रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है मोटर। उसके बाद हम लोग चलते हैं मोड्स में, चलते हैं मोड्स में। सबसे पहले हम लोग मोड्स में आर्म को सेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ऐड आर्म के नीचे ऐड रेंज दिखाई दे रहा है, आपको ऐड रेंज पे क्लिक करना है। और उसका जो ऑटो का ऑप्शन है इसको ऑटो ही रहने दीजिए और जिस स्विच को आप करना चाहते हैं उसको आप फ्लिप कीजिए तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद ये जो येलो वाला कर्सर जा रहा है इसको आपको 1800 से 2000 के अंडर में रखना है ताकि आपका ड्रोन आर्म हो सके। उसके बाद मैं एंगल के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैंने ऐड रेंज किया और ऑटो सिलेक्ट किया और जिस स्टिक को मैं इसके लिए सेट करना चाहता हूँ उसको मैंने फ्लिप किया। ऑक्स 3 आ चुका है तो ये मेरा एंगल के लिए सेट हो चुका है। उसके बाद हम लोग ओरिजिन में जाएंगे। ठीक उसी तरह मैं कोई भी स्टिक को फ्लिप करूँगा और ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। तो जैसे ही मैं जिस एडजस्टमेंट को मैंने किया है वैसे ही आप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा एक्रो मोड हो गया, ये एंगल मोड और ये हो गया हॉरिजॉन मोड। तो मेरा यहाँ पे
ये ऑक्स 3 जो है ये तीनों मोड के लिए सेट हो गया, फ्लाइंग मोड के लिए, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए जीपीएस रेस्क्यू के मैंने ऐड रेंज पे क्लिक किया, ऑटो को ऑटो रहने दिया, जिस स्विच को मैं चाहता हूँ उसको मैंने फ्लिप किया, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया ऑक्स 2 है। और उसके बाद मैं रेंज को 1800 से 2100 मतलब 1800 से 2100 के बीच में रख दूंगा ताकि मेरा जीपीएस रेस्क्यू काम करे, ठीक है। उसके बाद ये बीपर मोड है, तो बीपर मोड के लिए मैं ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर चुका है, इसको भी मैं 1800 से 2100 के बीच में रख दूंगा और उसके बाद सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे चैनल 5, चैनल 6, चैनल 7, चैनल 8 चारों सेट हो चुके हैं। यहाँ पे फेल सेफ का ऑप्शन भी है, लेकिन मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। फेल सेफ कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए फेल सेफ यहाँ पे मैं सेट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं फेल सेफ को यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो चुका, मैं इसके लिए फेल सेफ यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा जीपीएस रेस्क्यू है इसलिए मैं जीपीएस रेस्क्यू को रहने दूंगा, फेल सेफ को मैं डिलीट कर दूंगा। और अगर आप चाहें तो फेल सेफ को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो जब तक आपका जो ट्रिगर है अगर फेल सेफ में है तब तक वो फेल सेफ हो जाएगा, मतलब फेल सेफ में भी आपने जीपीएस रेस्क्यू सेट करके रखा है। तो अभी फेल सेफ मुझे नहीं चाहिए, जीपीएस रेस्क्यू 3 मोड स्विच है, इसलिए मैंने जीपीएस रेस्क्यू को मिडिल में रखा है। उसके एडजस्टमेंट में हम लोग को कुछ नहीं करना है, सर्वोस में कुछ नहीं करना। और यहाँ पे जीपीएस है, जीपीएस का जो है सिग्नल यहाँ पे ट्रू आ चुका है और यहाँ पे मेरा लोकेशंस आ चुके हैं। उसके यहाँ मोटर्स में चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो है D-600 सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको मोटर डायरेक्शन को चेक कर लेना है। जैसे मैंने पहले बताया था, M1 जो है आपका क्लॉकवाइज होगा, M2 जो है काउंटर क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपने मोटर को, और चाहे तो आप यहाँ पे ही अपने मोटर को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो यहाँ पे देखिए D-600 आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको रीऑर्डर मोटर्स पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद देखिए आपको कौन सा मोटर घूम रहा है, M1 तो M1 पे क्लिक करना है। उसके बाद M2 घूम रहा है तो M2 में, उसके बाद M3 में और M4 में सिलेक्ट करके आप फ्लाइट कंट्रोलर को बता रहे हैं कि आपका मोटर कौन सा किस जगह पे है, ठीक है। तो आपने रीऑर्डर मोटर्स कर लिया। उसके बाद मोटर डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे, आई अंडरस्टैंड दैट इस पर क्लिक करेंगे और इंडिविजुअली सिलेक्ट करेंगे और वन को चेक करेंगे कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि काउंटर क्लॉकवाइज। मेरे केस में चारों के चारों मोटर सही घूम रहे हैं। अगर आपका कोई भी मोटर रिवर्स घूम रहा है, मतलब अगर उल्टा घूम रहा है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल या रिवर्स पे क्लिक करके आप मोटर को सही कर सकते हैं, ठीक है। मेरे केस में मेरा 1 क्लॉकवाइज, 2 काउंटर क्लॉकवाइज, 3 काउंटर क्लॉकवाइज और 4 क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो मेरा इसमें कुछ भी चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मेरा जो 2 वाला है, इस तरीके से अगर आपका 2 जो है, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे 2 है आपका, अगर काउंटर क्लॉकवाइज घूमना चाहिए और अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप वहाँ पे नॉर्मल या रिवर्स में आप क्लिक करके उसको काउंटर क्लॉकवाइज कर सकते हैं। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा और इसका जो डायरेक्शन है इसको बिल्कुल इस डायग्राम के हिसाब से होना है, ठीक है। जैसे 3 है, 4 है, तो आपको अगर कोई भी रिवर्स हो रहा है या जैसे आपको क्लॉकवाइज में अगर काउंटर क्लॉकवाइज मोटर घूम रहा है तो आपको नॉर्मल या रिवर्स पे क्लिक करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और ऑल करेंगे तो सभी चारों के चारों मोटर्स घूमेंगे। जैसे कि मेरा 1 वाला क्लॉकवाइज, 2 काउंटर क्लॉकवाइज, 3 काउंटर क्लॉकवाइज और 4 जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब चारों के चारों मोटर्स मेरे बिल्कुल सही हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे, अब ये मोटर्स का हो गया है। उसके बाद हम लोग OHD में चलेंगे। OHD का मतलब है जो गॉगल्स में जो फुटेज आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ डाटास है जिसको आप चाहे तो आप टिक करेंगे तो वही फुटेज आपको गॉगल्स में दिखाई देगा। जैसे मैंने बैटरी सिलेक्ट किया, आप अपने हिसाब से कोई भी इसको सिलेक्ट करके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लग रहा है, उसको जो डाटा मुझे देखना है अपने गॉगल्स में, उसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। आप चाहे तो इन चीज़ों को देख के भी आप सेट कर सकते हैं।
Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where. तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने बैटरी का सेटअप्स को कर लिए हैं और जीपीएस का जो सैटेलाइट है उसका भी मुझे यहाँ पे शो करेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी शो करेगा, ताकि मेरा अगर ड्रोन कहीं क्रैश हो जाए तो मुझे इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को ही अपने डीवीआर से जब रिकॉर्ड होगा तो उसमें पता चलेगा कि मेरा ड्रोन यहीं पे गिरा है। मुझे फिर गूगल मैप के मदद लेके उस लोकेशन में जाना पड़ेगा और अगर मेरा ड्रोन वहीं पर पड़ा हो, अगर किसी ने उठाया नहीं होगा तो मुझे वहीं पे ड्रोन मिल जाएगा। तो आपको ये सेटअप ज़रूरी है, इसीलिए आपको जीपीएस लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है अपने ड्रोन में। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've तो यहाँ पे मैंने OSD को सेटअप कर लिया है और इसके बाद हम लोग सेटअप करने वाले हैं VTX। हमने पहले VTX में पोर्ट में हमने IRC ट्रम को सिलेक्ट कर चुका था और अभी इसके बाद जो OSD है, OSD हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करने के बाद हम लोग जाएंगे वीडियो ट्रांसमीटर में। वीडियो ट्रांसमीटर का काम यही होता है, जो VTX होता है वो कैमरा का फीड जो है उसको गॉगल्स में शो करता है और ये जो डाटा है ये हम लोग को अपने गॉगल्स में दिखाई देगा। तो OSD सेटअप होने के बाद हम लोग जाएंगे VTX सेटअप करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपको नोटपैड में VTX का टेबल मिलेगा, वो आप VTX के उस मैनुअल में भी आपको मिल जाएगा या फिर उनके वेबसाइट्स पे आपको VTX का टेबल मिलेगा। यहाँ पे मैंने VTX का टेबल ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, आपको भी वो मैनुअल मिल जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ से कॉपी करना है VTX टेबल को, हर VTX का अलग अलग होता है। उसके बाद हम लोग CLI में जाएंगे, CLI में जाके उस VTX टेबल को सेव करेंगे और एंटर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक सेव एंड रिबूट हो जाएगा। और इस बार हम लोग वीडियो ट्रांसमीटर के पेज में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे में VTX टेबल शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बैंड अपने कस्टमाइज वे से सिलेक्ट करेंगे, चैनल को, पावर को आप कितना पावर में, 4 पावर से 25, 200, 400, 600, तो मैं यहाँ पे 400 सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद हम लोग ये जो है VTX का सेटअप हो चुका है। यहाँ पे जो मैंने बैंड, चैनल, पावर ये सब सिलेक्ट किया है, इसको ये जो सर्च करेगा गॉगल्स में सर्च करेगा, गॉगल्स में सर्च करके जो कैमरा का फीड है वो आपके गॉगल्स में शो करेगा, ठीक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है जो सेटअप हो चुका है और मेरा ड्रोन जो है कम्प्लीटली प्रोग्रामिंग हो चुका है। और अब हम लोग चलते हैं फ्लाइंग की तरफ। फ्लाइंग से पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो गॉगल्स है वो जो गॉगल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ कौन सा गॉगल्स है। तो यहाँ पे जो इसको गॉगल्स है वो स्काईजोन कोबरा S गॉगल मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। और इस गॉगल्स के लिए मैं जो एंटीना यूज़ कर रहा हूँ वो गैप RC का एंटीना, पैच एंटीना है। आप चाहे तो कोई दूसरा एंटीना भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोपेलर है इसको अभी आप कोई सा भी प्रोपेलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे VTX का एंटीना जो है मैं थ्रू RC OBC 90 डिग्री का एंटीना यूज़ कर रहा हूँ। बैटरी स्ट्रैप ले रहा हूँ बैटरी को बांधने के लिए iFlight की तरफ से। यहाँ पे जो बैटरी है वो 1500 mAh का बैटरी यूज़ कर रहा हूँ।
फ्लाई करने के लिए रेडी है। तो चलिए फ्लाइंग वीडियो देखते हैं।